स्टार्ट करें। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने बताया था टू करंट कैरिंग वायर्स कैरिंग द करंट इन सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपल्शन। काव्यांश आवाज आ रही है भाई? हेलो, हाँ ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉर्क acting on a current carrying coil. Torque acting on a current carrying coil placed in magnetic field intensity या फिर magnetic field. Torque acting on a current carrying coil placed in magnetic field. ठीक है, देखो हमारे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है। करंट कैरिंग कॉइल ये है, यहाँ पे शो कर रहा हूं मैं। This is a coil and this coil is carrying current. इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है। ये कॉइल है ए बी सी डी, ठीक है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है और करंट की डायरेक्शन है ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। लेंथ इस कॉइल की है एल और ब्रेड्थ है इस कॉइल की बी, ठीक है। और ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड शो कर देता हूँ, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड।
मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को मैं B से डिनोट करता हूँ, ठीक है। और सपोज कर लो कि कॉइल की ये जो ब्रेड्थ है ये वाली, ये इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो टोटल मिला के कॉइल पे कितने कंडक्टर्स हैं, 4, AB, BC, CD एंड DA, है ना। देयर आर 4 कंडक्टर्स। कौन कौन से 4 कंडक्टर्स हैं, AB, CD एंड DA, ठीक है। इन चारों को हम एक बार अलग अलग डिस्कस करते हैं। ऑल दी 4 आर करंट कैरिंग कंडक्टर, और करंट कैरिंग कंडक्टर ये चारों के चारों मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं। तो जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखता है तो उसमें फोर्स लगता है ना। कितना, ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा। AB पे देखता हूँ मैं फोर्स कितना लगेगा, AB पे अलग अलग सोल्व कर रहा हूँ मैं। AB पे फोर्स चेक करता हूँ, फोर्स का फॉर्मूला है ILB साइन थीटा। मैं फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ AB पे। I तो करंट हो गया AB का, लेंथ कितनी AB की, B, I इंटू लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन थीटा, यही लगेगा ना फोर्स, ILB साइन थीटा AB पे, क्योंकि I करंट हो गया, लेंथ इसकी B है और मैग्नेटिक फील्ड B है, और साइन थीटा, यही फॉर्मूला होता है IBB साइन थीटा, ठीक है, AB पे। अच्छा CD पे बताओ, CD पे फोर्स ऑन CD, I करंट है, सेम ही करंट होगा सब में, ब्रेड्थ यहाँ भी B है, मैग्नेटिक फील्ड भी वही है और थीटा भी वही है, ठीक है। सेम फोर्स लग गया है AB और CD पे, ठीक है। अब इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन देखते हैं हम। डायरेक्शन के लिए, फोर्स की डायरेक्शन के लिए क्या रूल होता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल, हाँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग 4 फिंगर को किधर रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मिडल फिंगर को करंट की तरफ, और थंब हमारा बताएगा फोर्स की डायरेक्शन। तो ये बताओ, देखो डायरेक्शन ये वाली आएगी या नहीं AB पे, एक बार अप्लाई करके देख लो, तुम्हारे सामने है बिल्कुल बोर्ड, वहीं पे बैठे बैठे अप्लाई करके देख लो AB पे ये डायरेक्शन, ये फोर्स आएगा या नहीं AB पे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हाँ भी काव्यांश, काव्यांश आ रहा है समझ में। सर यहाँ पे जो आपने B लिया है, ILB साइन थीटा होता है ना फॉर्मूला, तो यहाँ पे L की जगह B लिया है। हाँ, क्योंकि ये ब्रेड थे, देखो ना, ये मैंने लिखा है ना, यहाँ देखो, ये देखो B नहीं है, सर L B तो तो ये है, है, पर यहाँ पे L भी तो है। B से C तक है ना L। मैं फोर्स तो AB पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो फोर्स अगर AB यस पे सर, कैलकुलेट कर रहा हूँ तो AB की तो लेंथ लेंगे, यस सर, फिर और तो B AB की आएगा। लेंथ कितनी है, B, ठीक है। आगे यस समझ सर, में। तो देखो फोर्स की डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड, करंट, और ऊपर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, करंट बोर्ड के अंदर, नीचे, है ना। मैग्नेटिक फील्ड देखो इधर, करंट उधर, नहीं नीचे नहीं, उधर जा रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट उधर जा रहा है, फोर्स नीचे, ठीक है। हाँ काव्यांश, समझ में आया। यस सर, आ गया। अच्छा, तो ये वाला भी मैंने आपको बता दिया है, ये डायरेक्शन जो है इस पे CD पे डाउनवर्ड होगी। अगर सेम रूल अप्लाई करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, देन फोर्स ऑन CD विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, ये दोनों फोर्स है ना बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। नोटबुक देना एक बार, ठीक है। इक्वल एंड ऑपोजिट का मतलब देखो इस टाइप से, जैसे ये हमारे पास कॉइल है, दिस इज द कॉइल, एक तो ये वाला है AB, इस पे फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, और एक ये वाला है कौन सा CD, इस पे फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ये ऊपर ये नीचे, ठीक है। यहाँ बोर्ड पे दिखाई दे रहा है तुम्हें फोर्सेज इक्वल है मैग्नीट्यूड में, IBB साइन थीटा, और डायरेक्शन में ऑपोजिट है, दे विल कैंसिल ईच अदर,
ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना। अब एक काव्यांश ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएंगे। मैंने बताया एफ ए बी एंड एफ सी डी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जैसा कि दिखाई दे ही रहा है डायग्राम इसमें लिखा, हमने कैलकुलेट किया हुआ है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, so they cancel each other, so they cancel each other, कैंसिल हो गए ये दोनों each other। अब इनका तो इफेक्ट छोड़ दो क्योंकि तो इन्होंने तो कैंसिल ही कर दिया अपने आप। अब आ जाओ BC और DA पे, ठीक है। BC पे फोर्स कितना लगेगा पहले तो ये बताओ, BC पे फोर्स कितना लगेगा, IL भी साइन थीटा, BC की बात कर रहा हूँ तो I तो इसका करंट हो गया, लेंथ L है, B मैग्नेटिक फील्ड है और 90 डिग्री का एंगल है। देखो ये एंगल 90 डिग्री है। अब एक काव्यांश ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है या नहीं है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ इस वाले पे इधर भी 90 डिग्री होगा दूसरी तरफ AD पे, ठीक है। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो BC पे फोर्स आ जाएगा ILB और AD पे या फिर DA बोलो, इस पे कितना आ जाएगा, I लेंथ L है AD की भी, B साइन 90 1 होता है तो कितना आ जाएगा ILB। अब इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन देख लो भाई एक बार, सेम रूल अप्लाई करो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एक में जो BC पे जब अप्लाई करेंगे ना तो BC पे जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड आएगी, फोर्स BC पे अप्लाई करके देखो एक बार फटाफट, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हाँ भाई कामयांश, सर फोर्स ऑन BC जो है वो भी ILB आएगा ना, साइन थीटा 1 हो जाएगा 90 साइन हाँ 90 हो। हाँ तो वही तो लिखा है, ILB लिखा है ना, ILB ये तो लिखा है, साइन 91 हो गया, यस सर, ठीक है। हाँ वो ऊपर हो गया था थोड़ा। हाँ डायरेक्शन देखो BC पे। अच्छा देखो ध्यान से सुनो भाई एक बार, ध्यान से सुनो, BC की बात कर रहा हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड इधर, BC पे करंट नीचे, फोर्स आउट ऑफ द प्लेन, है ना, ठीक है। अब इसमें आ रहा हूँ, इसमें ये कौन सा है AD, मैग्नेटिक फील्ड आप भी उधर ही है लेकिन करंट ऊपर है, AD पे करंट ऊपर है, हम अंदर की तरफ पॉइंट आउट करेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। हाँ भाई नहीं है, बताओ इधर आ जाओ, मैं बताता हूँ, आ जाओ देखो चलो ठीक है दोनों ध्यान से। तो मैग्नेटिक फील्ड करंट मैग्नेटिक फील्ड तो उधर ही रहेगी, चाहे इसके लिए अप्लाई करो चाहे इसके लिए, ये कोई भी तरह से उधर रहती है, ठीक है। मिडल फिंगर को अपने दूसरे हाथ से पकड़ के, ठीक है, या तो नीचे कर दो या ऊपर कर दो डिपेंडिंग ऑन दैट। अब इसमें नीचे है तो इसको घुमा के ऐसे कर दो, करंट नीचे है ना, आउटवर्ड आ गया, और इस वाले में इनवर्ड आउटवर्ड, ठीक है। अब एक काव्यांश ये ठीक है, BC की डायरेक्शन आउटवर्ड यस सर, और AD पे आएगा इनवर्ड FAD, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा ये जो है ना ये कुछ इस टाइप से है, देखो मैं अब तुम्हें यहाँ देखो इधर ध्यान से, ये कॉइल है हमारी ऐसे रखी है, थीटा एंगल बन रहा है ना, देखो बोर्ड पे देखो, और जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ इसको देखो, देखो ये पेन जो है ना इसको मैग्नेटिक फील्ड मान लो, ठीक है, और ये होगी ब्रेड सबसे ऊपर वाला कंडक्टर ये भी, तो मैग्नेटिक फील्ड और इस करंट वाली लाइन के बीच में कितना एंगल है थीटा,
ठीक है, हमने अभी अभी इस पे फोर्स फाइंड आउट किया, इसमें करंट किधर जा रहा है, ऊपर या नीचे? इसमें नीचे जा रहा है, तो हाँ फोर्स की डायरेक्शन किधर आई है, तुम्हारी तरफ, तुम्हारी तरफ मतलब आउट का मतलब तुम्हारी तरफ आई है। और जो ये वाला जो कंडक्टर है, ये वाला, इसमें मेरी तरफ डायरेक्शन आई है। देखो इस पे तुम्हारी तरफ लग रहा है फोर्स और इस पे मेरी तरफ लग रहा है। ये दोनों फोर्सेज है ना पैरेलल हैं, अपोजिट नहीं है, पैरेलल है, दे आर सेपरेटेड बाय। देखो मान लो मैं यहाँ पर इस जगह पे एक धागा बांध देता हूँ, एक स्ट्रिंग रस्सी बांध देता हूँ, ठीक है, और रस्सी को मान लो तुम में से किसी एक को इसको दे देता हूँ और कह देता हूँ भाई तेरे को इधर खींचना है, सुनो ध्यान से, और एक रस्सी मैं यहाँ इस एंड पे बांध लेता हूँ और उसको अपनी तरफ पुल करता हूँ, तो जो रस्सी मैंने यहाँ पर बांधी है, ठीक है, उसको मैं अपनी तरफ पुल कर रहा हूँ, फोर्स की डायरेक्शन बता रही है, क्योंकि एक फोर्स मेरी तरफ लग रहा है और एक फोर्स इसकी तरफ लग रहा है। तो अगर ये फोर्स अपनी तरफ पुल करे स्ट्रिंग को और मैं जो स्ट्रिंग बंधी है उसको अपनी तरफ पुल करूँ, तो ये दोनों स्ट्रिंग क्या करेंगे, इसको ऐसे घुमा देंगे, रोटेशन हो जाएगा ना इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है, टॉर्क। तो यहाँ मैंने बताया आपको ये जो दो फोर्सेस लगे हैं एफ बी सी एंड एफ ए डी, दीज आर इक्वल, इक्वल तो है ही क्योंकि दोनों है आई एल बी है, बट दे आर पैरेलल, ठीक है, एफ बी सी एंड एफ डी एफ बी सी बोथ, बातें नहीं करो, एफ बी सी एंड एफ डी आर इक्वल एंड पैरेलल, ऑपोजिट नहीं है भाई, ठीक है, इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है, सो दे प्रोड्यूस टॉर्क, सो दे प्रोड्यूस टॉर्क, जैसा कि अभी मैंने बताया रोटेशन होगा, ठीक है, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है एक, टॉर्क का फॉर्मूला होता है, मैं अभी एक बार सुनो, मैं अभी एक बार डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद टॉर्क का फॉर्मूला बताता हूँ, सुनो ध्यान से भाई, ये टॉपिक है ना समझने का है थोड़ा, तो इसको ध्यान से देखते रहो। ये है हमारी कॉइल, ये हमारी कॉइल है, और कॉइल है ए बी सी एंड डी। अच्छा देखो ध्यान से सुनो, अरे भाई ये थर्ड बेंच, तुम दोनों बातें नहीं करो, मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। देखो ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की, जो मैं ये लेंथ दिखा रहा हूँ, ये लेंथ कितनी होगी, बी होगी, है ना। यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है जो कि अंदर की तरफ है, कितना ये फोर्स, आई एल बी, है ना। यहाँ पर भी एक फोर्स लग रहा है जो कि बाहर की तरफ है, और ये फोर्स भी कितना है, आई एल बी। ये दोनों कैसे फोर्सेज हैं, इसको पैरेलल दिखाने के लिए मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे ऐसे डॉटेड में ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि तुम्हें ये पता चल जाए कि दोनों फोर्सेस पैरेलल हैं, ठीक है, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, जब भी इस टाइप से पैरेलल दो फोर्सेस लगते हैं ना, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है, अरे सुन ले भाई, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। टॉर्क का एक ही फॉर्मूला नहीं होता, बहुत सारे कई फॉर्मूले होते हैं। इस टाइप के केस में टॉर्क का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, ठीक है, मतलब दो फोर्स लग रहे हैं यहाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों में से कोई भी फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख दो क्योंकि दोनों इक्वल ही हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, दोनों में से किसी का मैग्नीट्यूड लिख दो, आई एल बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे समझने का टॉपिक है, जो बच्चों को चीज़ समझ में नहीं आती है ना, जिसमें कन्फ्यूजन होती है, वो यहाँ पे आ जाती है, तो ध्यान से सुनना। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये वाली लाइन, और ये लाइन मैंने सीधी ड्रॉ कर दी, और इधर से ड्रॉ करते हुए मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, और ये लाइन बी के साथ थीटा एंगल बना रही है,
तो ये लाइन क्या होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, है ना, होनी चाहिए ना मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा देखो, कंडक्टर पे जो फोर्स लगता है, किसी भी कंडक्टर पे जो फोर्स लगता है, उस फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, आई इंटू एल क्रॉस बी, यही होता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट से जो भी फिजिकल क्वांटिटी मिलती है हमको, जैसे यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट से क्या मिल रहा है, फोर्स, क्रॉस प्रोडक्ट से जो भी मिलता है हमें, वो हमेशा उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है जिनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया है। फिर जो फोर्स मिला है वो लेंथ के भी परपेंडिकुलर है और फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। या हम इस फॉर्मूले का थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं। इस फॉर्मूले से हमें मिला फोर्स, और जो फोर्स मिलता है वो लेंथ के भी परपेंडिकुलर होता है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, देखो ये जो डॉटेड में लाइन बनाई है, ये किसकी लाइन है, फोर्स की, फोर्स की है, और ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे ही रही है। फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा, यानी कि ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। हालांकि लग नहीं रहा हमें 90 डिग्री, बट ये 90 डिग्री है। ये डॉटेड, ये जो लाइन है ये वाली, मैं इसको थोड़ा आगे की तरफ इस तरफ रिड्यूस करता हूँ। ये किसकी लाइन है, फोर्स की, है ना, ये वाली जो ये एरो दिखाई दे रही है, फोर्स, और ये मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। अब अगर मैं इस पॉइंट को P मान लूँ और इस पॉइंट को अगर मैं Q मान लूँ, तो ये जो P और Q के बीच की जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है P और Q के बीच में, ये जो मैंने थोड़ा डार्क किया है, जिसको मैं x मान रहा हूँ, PQ, ये x ऐसा डिस्टेंस है जो दोनों फोर्सेस के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये x किस पे है, मैग्नेटिक फील्ड पे, और मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा फोर्स के परपेंडिकुलर होती है। यानी कि जो मैंने x लिया है, PQ जो लिया है, वो इस वाले फोर्स के परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर। टॉर्क को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या लिखते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स तो लिख दिया ILB, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसा डिस्टेंस जो दोनों फोर्सेस के परपेंडिकुलर हो, तो वो आना चाहिए PQ, जिसकी वैल्यू हमने क्या एज्यूम करी यहाँ पे x है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों है, उसका रीज़न मैंने एक्सप्लेन कर दिया है तुम्हें। ठीक है, ये डिस्टेंस दोनों फोर्सेस के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर लिया है मैंने, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है फोर्सेस के। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा ILB इंटू PQ की वैल्यू क्या है, x। अब मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। देखो अब यहाँ तो मैं एक ही ट्राइंगल दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में, उस ट्राइंगल में cos थीटा क्या होगा, हाँ क्या होना चाहिए, x अपॉन बी होना चाहिए, है ना। तो x की क्या वैल्यू होनी चाहिए, b cos थीटा, है ना। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो टॉर्क का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ILB इंटू एक्स की वैल्यू b cos थीटा। अब इसमें देखो ये L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये क्या है, एरिया ऑफ द कॉइल, है ना। तो टॉर्क का फॉर्मूला हो गया I, ये कैपिटल B, और L इंटू बी को एरिया लिख दिया इंटू कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ गया। ये जो मैंने यहाँ कॉइल ली है ना, इस कॉइल के पास सिर्फ एक ही टर्न है। अगर ऐसी n टर्न्स है, जैसे मान लो कॉइल है हमारे पास, भाई ये एक टर्न होगी, इस पे टॉर्क लगेगा इतना जो हमने कैलकुलेट किया है। अगर इसी के साथ साथ एक और टर्न भी है तो उस पर भी इतना लगेगा, तो दोनों पे लगेगा टॉर्क, उस पर भी लगेगा और उस पर भी लगेगा। और अगर तीन है तो तीनों पे लगेगा, और अगर ऐसी n टर्न्स है तो सब पे लगेगा, तो n टाइम्स हो जाएगा टॉर्क। ठीक है, तो फॉर n टर्न्स, फॉर n टर्न्स टॉर्क विल बी NIBA cos थीटा। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें ये बता दो थीटा क्या है,
थीटा इज द एंगल बिटवीन, हाँ भाई, थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया ऑफ द कॉइल। एरिया वेक्टर नहीं कह रहा हूं मैं, एरिया बोला है सिर्फ, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ कॉइल, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा अब देखो ये जो कॉइल है हमारी, ये जो हमारी कॉइल है, हर एक एरिया का कोई ना कोई एरिया वेक्टर होता है। एरिया वेक्टर पता है ना क्या होता है, जो परपेंडिकुलर, ये हमारी कॉइल है, ठीक है। और इस कॉइल में मैंने अभी अभी तुम्हें बताया कि ये जो है, ये क्या है, बी। बी किस में है, एरिया में, ठीक है। अच्छा ये क्या है जो थीटा एंगल बना रही है एरिया के साथ, मैग्नेटिक फील्ड। जो डॉटेड लाइन दिखाई है ना मैंने, वो एरिया है, एरिया के ऊपर है वो। इस डॉटेड लाइन के परपेंडिकुलर मैं एक लाइन बना रहा हूं, इसको बोलते हैं एरिया वेक्टर, ठीक है। क्योंकि डॉटेड लाइन तो इस प्लेन के अंदर है, ठीक है। मैं यहाँ एरिया की जगह प्लेन भी लिख सकता हूँ। थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल। थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ द कॉइल लिखो, या फिर प्लेन लिख लो, प्लेन ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। थीटा किस किस के बीच में है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ कॉइल, ठीक है। अंडरस्टूड है ना ये तो। अच्छा अगर मान लो कि मैं मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में अल्फा एंगल मान लूँ, तो थीटा प्लस अल्फा कितना होगा, 90, ठीक है। देखो ये कुछ इस टाइप से है, नोटबुक दिखाओ। ये कुछ इस टाइप से है जैसे ये जो है हमारे पास, ये कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना है, इधर वाला, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा, ठीक है। इस पेन के बीच में और इसके ब्रेड के बीच में एंगल कितना है, थीटा। अब मैं यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बना देता हूँ जो इसके एरिया के नॉर्मल हो, ये वाला। तो मैग्नेटिक फील्ड और उस नॉर्मल के बीच में एंगल अल्फा एज्यूम कर लिया मैंने, जैसा कि यहाँ तुम्हें डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर मैं थीटा को अल्फा के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहूँ तो थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस अल्फा, है ना। तो टॉर्क कितना आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा NIBA कॉस, थीटा की जगह 90 माइनस अल्फा लिख देता हूँ। तो टॉर्क का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, NIBA साइन अल्फा, ठीक है। वेयर अल्फा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। अल्फा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में है एंगल। तो ये चीज़ याद रखना कि टॉर्क का जो फॉर्मूला है ना, उसको हम कॉस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, और उसको हम साइन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। लेकिन जब भी कॉस के टर्म्स में लिखोगे तो कौन सा एंगल लिखना पड़ेगा, बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल। और साइन की टर्म्स में लिखोगे तो कौन सा एंगल लिखना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ द कॉइल, नहीं एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा, मतलब टॉपिक अभी यही चल रहा है, इसी में एक स्पेशल केस आ जाता है। लिखना है, ये लिखना है, करो जल्दी, और ऊपर कर दें, और बता दो।
अच्छा, आपका क्या नाम है? भाई देखो, मेरे को है ना नाम भूलने की पता नहीं क्या वो है, फिर नाम याद रहते ही नहीं। सेजल कर लिया नोट? तेरा क्या नाम है भाई पीछे? हाँ, कीर्ति। अच्छा, और इसका? पायल। और यार तेरे क्या नाम बताया? अनिकेत। तेरा नाम याद है, प्रभ। और लास्ट बेंच तुम्हारा? भावना। पारुल। अनुराग। अमन। अरे ये भाई, तेरा क्या नाम है? अभी पूछेंगे एक टाइम, टेंशन मत लो। अनुराग, अमन, वरो। क्या नाम भाई? डॉली। सुजीता। अच्छा अच्छा, सुजीता है ना? सुजीता। सुजीता। नितिन। गौरव। नितिन। दोनों नितिन। आदित्य है? आदित्य है। और भी कोई पीछे रह गया क्या? नहीं है? वो तो पता है, उसका नाम बैग होता है। हो गया? कर लिया नोट? काव्यांश समझ में आया भाई? यस सर। हेलो। हाँ ठीक है, कर लिया नोट यहाँ तक? ये कर लिया? हाँ भाई पायल, कर लिया नोट? अच्छा, पायल के साथ मैं फिर से भूल गया नाम। कीर्ति। और इसका क्या था? इसका भी था यार, क्या नाम था? सेजल। सेजल, ठीक है, भूल जाता हूँ। कर लिया नोट सबने? ये वीडियो आ जाती है ना तुम्हारे पास, उसमें से कर लिया करो बाद में। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। ये तो अच्छी बात है ना, रिवाइज कर लिया करो। जो आज पढ़ा वो 4 दिन बाद दोबारा रिवाइज हो जाएगा। मान लो आज पढ़ा है और आज ही वीडियो आ जाए, तो फिर एक ही दिन पढ़ पाओगे ना तुम। 4 दिन बाद दोबारा पढ़ोगे तो जल्दी रिवीजन हो जाएगा, मतलब अच्छा रिवीजन होगा। ठीक है, मैं आज ही ना पढ़ती, कल ही पढ़ूंगी। बस भाई बातें नहीं करो। अरे कौन है भाई ये, क्यों शोर कर रहा है भाई? हाँ भाई, हो गया? गौरव जल्दी कर ले भाई। अरे अनुराग भाई, चुप रहो भाई। अभी इसके बाद मूविंग कॉइल कैलोमीटर और बचा है। साइक्लोट्रॉन सिलेबस से हट गया ना। जो साइक्लोट्रॉन में मेन जो पार्ट होता है ना, वो होता है रेडियस और टाइम पीरियड वगैरह का, वो हम पढ़ ही चुके। हाँ, वो हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आता है, देखो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है
नेक्स्ट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से सुन लो भाई। अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल है ये, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। कीर्ति बातें मत करो। देखो यहाँ पर मैं एक मैग्नेट एज्यूम कर रहा हूँ और ये जो मैग्नेट है ये मैंने कॉनकेव शेप्ड मैग्नेट लिया है। मतलब इस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल लिया है मैंने, ये नॉर्थ पोल है और ये है साउथ पोल। इन नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का जो रीजन दिखाया है ना, ये रीजन एक स्फेरिकल रीजन है, स्फीयर के टाइप का रीजन है। ठीक है, तुमने इलेक्ट्रिक लाइंस के बारे में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑलवेज कम्स आउट नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस ऑफ चार्ज। ऐसे जो मैग्नेटिक लाइंस है दे कम्स आउट नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, 90 के एंगल बनाएंगी मैग्नेट। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट इस टाइप से आ जाए, डायरेक्ट ऐसे आ जाए, तो यहाँ पर और यहाँ 90 का एंगल नहीं बना ना, नहीं बना 90। मैग्नेटिक लाइन ऐसे नहीं आएगी, 90 का एंगल बनाना ज़रूरी है। तो 90 का एंगल बनाना अगर ज़रूरी है तो फिर मैग्नेटिक लाइन कैसे आएगी। तो मैग्नेटिक लाइन देखो ये कैसे होगा। अभी नहीं हो रहा है मेरे। पूरा ही हो जाएगा, कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से यार। ये रेस तो हो तो रहा नहीं ना, एक मिनट, स्मॉल इरेजर ठीक है, अभी नहीं हो रहा। स्मॉल इरेजर अभी नहीं हो रहा, हो गया ठीक है। अच्छा, तो मैग्नेटिक लाइन जो है मैग्नेट के सरफेस में नॉर्मली बाहर आनी चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरा, इलेक्ट्रिक लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, पढ़ा है ना ये भी, ऐसे मैग्नेटिक लाइंस भी कैन नेवर इंटरसेक्ट। इसलिए अगर इन दोनों नॉर्थ और साउथ पोल्स के बीच में अगर मुझे मैग्नेटिक लाइन शो करनी है तो मैं इस टाइप से शो करूँगा। देखो, नॉर्थ में से बाहर की तरफ और साउथ में अंदर एंटर, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ में से बाहर और इधर से घूम के साउथ में एंटर। अब तुम ये कहोगे कि मैग्नेटिक लाइन ने इस तरफ टर्न क्यों ले लिया, क्योंकि अगर मैग्नेटिक लाइन उस तरफ टर्न नहीं लेगी तो पहले वाली लाइन के साथ इंटरसेक्शन हो जाएगा ना, इंटरसेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। और साथ में उसको 90 का भी एंगल बनाना है, तो 90 का एंगल तो ऐसे ही बन सकता है, बिल्कुल ठीक उस वैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगी। ठीक है, और ऐसे निकल के और फिर फाइनली घूम के इधर से इधर चली जाएंगी। मतलब जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ना, वो रियलिटी में ये जो तुम्हें स्फीयर दिखाई दे रहा है, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा उस सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होंगी सारी। ठीक है, तो इस टाइप की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बिकॉज दीज आर डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस ऑफ द स्फीयर। यहाँ पर भी शो कर देता हूँ इधर ऐसे, ऐसा करने से 90 डिग्री का एंगल भी हो जाएगा हर जगह पे। तो ये मैग्नेटिक लाइंस कैसी हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइन में हमने क्या किया है कि इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइन में हमने एक कॉइल को रख दिया है, कॉइल। ठीक है, दिखाओ एक मिनट नोटबुक। ये करंट कैरिंग कॉइल है,
ठीक है, तुम्हें ऐसे दिखाई दे रही है ना, पूरा एरिया दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको ऐसे मत देखो तुम, ऐसे देखो, ठीक है। तो जब तुम ऐसे देखोगे ना इसको, तो तुम्हें ये पूरा एरिया नहीं दिखाई देगा, तुम्हें सिर्फ ये लाइन सी दिखाई देगी बस, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर होगा या नहीं। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को एज इट इज उठा के और हमने इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल दिया, ठीक है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मतलब इसको पकड़ो और इसको बोर्ड के अंदर एंटर कर दो यहाँ पे। हाँ ठीक है, ये कॉइल है, तुम्हें सिर्फ ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वेक्टर किधर होगा, ऊपर, ये पार्ट दिखाई है, ये पूरी कॉइल, ठीक है। समझ आ गया। तो देखो अब मैं इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड लाइन में शो कर रहा हूँ, काव्यांश समझ में आ रहा है भाई? हेलो, यस सर। ठीक है। देखो ये कॉइल को मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, मैं यहाँ ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ इस कॉइल को। मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर इस कॉइल को इंसर्ट कर दिया है, और इंसर्ट करने के बाद कॉइल हमें कैसे दिखाई देगी, ये होगी हमारी कॉइल। मैंने बताया था तुम्हें कॉइल का सिर्फ कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा है, तुम्हें पूरी कॉइल नहीं दिखाई दे रही, तुम साइड से देख रहे हो कॉइल को। कॉइल हम इसके अंदर डाल चुके हैं, ठीक है। कॉइल का एरिया वेक्टर अभी तुमने बताया था कि एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, है ना। ये एरिया वेक्टर हो गया कॉइल का। एरिया वेक्टर कितना एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो ये जो रेड कलर की एरो दिखाई दे रही है, रेड कलर की जो एरो यहाँ पे दिखाई दे रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और ये ग्रीन कलर की एरो है ये एरिया वेक्टर है। कितने एंगल हो गए यहाँ पे, अल्फा 90 डिग्री। अभी फिलहाल इस पोजीशन के लिए जो पोजीशन मैंने दिखाई है, फिलहाल वाली ये जो पोजीशन है, फॉर दिस पोजीशन अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। अल्फा 90 डिग्री है तो टॉर्क क्या होगा, NIBA साइन, क्योंकि यहाँ मैं मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच वाला एंगल ले रहा हूँ ना, इसलिए साइन में लिया है, साइन 90। तो टॉर्क कितना हो गया, NIBA। आगे समझ में, जो कि मैक्सिमम है, जो कि मैक्सिमम है ये टॉर्क। यहाँ तक समझ में आ गया? ध्यान से सुनो, टॉर्क लग रहा है कॉइल के ऊपर, अगर कॉइल पे टॉर्क लग रहा है तो कॉइल तो रोटेट करेगी, ठीक है, कॉइल रोटेट करेगी। फिलहाल में ये जो कॉइल है ना, अभी फिलहाल के लिए मैं इसको थोड़ा सा शेड करके दिखा देता हूँ, इस टाइप से दिखा दिया मैंने, और इस पे कॉइल पे टॉर्क लगा और टॉर्क की वजह से कॉइल रोटेट होगी, ठीक है। रोटेट होने के बाद जो नई ओरिएंटेशन है इस कॉइल की, वो न्यू ओरिएंटेशन दिखा रहा हूँ, येलो कलर में दिखा रहा हूँ, ठीक है। मतलब सेम कॉइल, क्योंकि टॉर्क लग रहा है तो रोटेशन तो होगा ही, ठीक है, रोटेशन होगा कॉइल के अंदर, ठीक है। ऐसे दिखाओ एक मिनट, ये जो कॉइल जो तुम्हें दिखाई दे रही है ऐसे रखी हुई है, टॉर्क लग रहा है, रोटेशन होगा तो ऐसे घूम जाएगी या फिर ऐसे घूमेगी, वो डिपेंड करता है टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, लेकिन रोटेशन जरूर होगा, या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, ठीक है। तो मैं कैसे भी इसको रोटेट कर देता हूँ, और न्यू ओरिएंटेशन मैं इसकी दिखाता हूँ येलो कलर से। ये देखो येलो कलर विजिबल होना चाहिए तुम्हें, ये है न्यू ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। रोटेशन के बाद अब कॉइल रोटेट कर चुकी है, कॉइल अब रोटेट कर चुकी है, और रोटेट करने के बाद ये कॉइल की न्यू ओरिएंटेशन है। समझ में आ गया? न्यू ओरिएंटेशन है ये बताओ एरिया वेक्टर, अच्छा ये बताओ एरिया वेक्टर किधर होगा। एरिया वेक्टर तो हमेशा कॉइल के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना। एरिया वेक्टर होगा ये वाला, ये होगा ना, जो एरो दिखाई येलो कलर की, ये होगा एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी होती है, मैग्नेटिक फील्ड तो रेड कलर से दिखा रखी है मैंने। अब ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैं मैग्नेटिक फील्ड को दोबारा दिखा रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से आई थी और मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही थी ऐसे,
यहाँ से जाने के बाद आगे इधर घूम गई थी, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर ही थी। यहाँ देखो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉइल के अंदर लिंक है। ये जो दो एरो दिखाई दे रहे हैं ना तुम्हें, ये देखो ये मैग्नेटिक लाइन, ये वाली मैग्नेटिक लाइन। यहाँ बताओ मैग्नेटिक लाइन और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? 90 है या नहीं? देखो अभी फिर से 90 डिग्री है। हाँ। ठीक है, ये देखो ये जो तुम्हें एरो दिखाई दे रही रेड कलर वाली, और ये जो येलो कलर की एरो है, ये एरिया वेक्टर येलो कलर वाला, और रेड कलर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा भी 90 डिग्री है। मतलब जब कॉइल में रोटेशन नहीं हुआ था, जब कॉइल में रोटेशन नहीं हुआ था तो अल्फा कितना था? 90 डिग्री। टॉर्क लगा कितना? NIBA मैक्सिमम। ड्यू टू दी टॉर्क, टॉर्क की वजह से क्या होगा? ड्यू टू दी टॉर्क कॉइल गेट्स रोटेटेड, कॉइल गेट्स रोटेटेड। और रोटेशन के बाद भी, एंड आफ्टर रोटेशन, रोटेशन के बाद भी अल्फा इज 90 डिग्री अगेन, फिर से अल्फा 90 डिग्री रहता है। ठीक है, रोटेशन के बाद भी जो नया टॉर्क होगा, ऐसा नहीं है कि रोटेशन से एंगल चेंज हो जाएगा, अल्फा फिर भी 90 डिग्री रहेगा। NIBA sin 90 रहेगा, दैट इज NIBA, दैट इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। समझ में आया? यानी कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब भी कोई कॉइल प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो उस पर टॉर्क लगता है, और वो टॉर्क मैक्सिमम एंड कांस्टेंट होता है। दैट टॉर्क इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। ठीक है, ये नोट कर लिया सबने? दैट टॉर्क इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं है? इसके बाद वाला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कौन सा? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट टॉपिक इज मूविंग कॉइल, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये पता नहीं कैसे चल रहा है, ये कौन सा कलर लग गया? सतरंगी। एक ही ठीक है, आठ बिगाड़ दिया। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको MCG, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हाँ, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव वो नहीं है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, तो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है एक्चुअल में? ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी भी सर्किट में, कोई भी वायर है, उस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है और किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब करंट के मैग्नीट्यूड के साथ साथ कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट की डायरेक्शन भी बता देता है कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। वायर में लेफ्ट से राइट फ्लो हो रहा है या फिर राइट से लेफ्ट फ्लो हो रहा है, किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस used to measure the magnitude and direction, magnitude and direction of current, direction of current flowing through a wire, magnitude and direction of the current flowing through a wire। ये है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर।
सर मूविंग कॉइल कैलकुलेटर जो है स्मॉल करंट्स को डिटेक्ट करता है ना, मतलब मेजर हाँ करता है ना। हाँ देखो, और अगर लार्ज लार्ज मेजर करना होगा तो हमें इसमें एमीटर देखना हाँ पड़ेगा साथ में। हाँ देखो, करंट को मेजर करने के लिए देखो, करंट भी दो टाइप का होता है, एक तो स्मॉल करंट हो और एक लार्ज करंट हो। स्मॉल करंट का मतलब माइक्रो एम्पियर्स में हो, ठीक है, या मिली एम्पियर्स में हो, तो बहुत ही स्मॉल करंट है ना, उसके लिए हम गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और अगर ज़्यादा करंट है, एम्पियर्स में है, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 1 एम्पियर, तो उसके लिए जो डिवाइस होता है वो है, हालांकि वो भी गैल्वेनोमीटर ही होता है, लेकिन उस टाइम पे हमने उसको एक स्पेशल नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड एमीटर। ठीक है, उस टाइम पे हम उसको एमीटर बोलते हैं, जो लार्ज करंट को रीड करता है, एमीटर। ठीक है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ गिवन वायर। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक जो प्रिंसिपल है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, प्रिंसिपल नहीं, ये नहीं है रेडियल वाला, मेन प्रिंसिपल तो इसका वही है कि अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है। When a current carrying coil is placed in a magnetic field, then it experience torque. ठीक है, प्रिंसिपल क्या है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का? प्रिंसिपल इज व्हेन अ current carrying coil when a current carrying coil is placed in magnetic field, then it experience टॉर्क। ये पूरा लिखना है, एक्सप्लेन करना है ये पूरा, ठीक है। करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी कितना? साइन अल्फा, NIB साइन अल्फा। और अब बताना है तुम्हें दैट, ये ऑन तो नहीं हो रहा ना, क्या करें अब इसका? टाइम तो हो गया है, नहीं बस ठीक है, हो गया ऑन हो गया, ठीक है। और ये लिखना है इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में अल्फा ऑलवेज 90 डिग्री, सो टॉर्क ऑलवेज रिमेन NIBA, दैट इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। ठीक है, ये पूरा प्रिंसिपल लिखना है तुम्हें, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल है ये, ठीक है। फिर इसके बाद कंस्ट्रक्शन आ जाती है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, कंस्ट्रक्शन। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको। रुक जाओ अभी, अभी अटेंडेंस मार्क करवा लो। हाँ, ये बैठ जा भाई, अरे अनुराग कोई बात नहीं, बाद में ले, बैठ जा, बैठो अपनी जगह पे सब। 12th नीट वाला है ना तुम्हारा? 12th नीट है ना? आदित्य कुमार, आदित्य, अमन कुमार लखेरा, अनिकेत पाठक, अनुज, नहीं अनुज भी है एक, अनुज नहीं है? 12th नीट, अनुज नहीं है। अनुराग, छवि शर्मा, छवि नहीं, ऑनलाइन में तो काव्यांश है सिर्फ, ठीक है, ऑनलाइन में नहीं है। अच्छा बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। हाँ भाई, छवि, छवि कहाँ है? छवि शर्मा एब्सेंट। डॉली,
गौरव मान, काव्यांश, काव्यांश, प्रेजेंट सर। हाँ ठीक है, कीर्ति, नितिन, नितिन नागर, पारुल सिंह, पारुल, पायल, प्रभ मेहर सिंह, सेजल, सुजीता कुमारी, आज ठीक बोला है, तुषार, तुषार एब्सेंट है।